दोस्तों नमस्कार, मैं केसी वैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 301 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टॉपिक है। सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो अपने रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं उसके लिए है कि इसमें अपन सब कूलिंग क्या होती है और सुपर हीटिंग क्या होती है, इसके साथ साथ सब कूलिंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं तथा सब कूलिंग किन किन चीज़ को प्रभावित करती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आइए देखिए अपन देखते हैं सब कूलिंग और सुपर हीटिंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब कूलिंग। सब कूलिंग क्या होती है? तो सब कूलिंग की जब अपन बात करते हैं तो सब कूलिंग is a process in which reduce the temperature below saturation temperature of a liquid corresponding to a pressure। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर है इन ए लिक्विड फॉर्म और यदि अपन फर्दर उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं बिलो ए सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी वो लिक्विड में है पर्टिकुलर प्रेशर पर और उस पर्टिकुलर प्रेशर पर उसका कोई सैचुरेटेड टेम्परेचर है और उस सैचुरेटेड टेम्परेचर से भी नीचे यदि अपन टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो जो रिड्यूस किया गया टेम्परेचर है आपके पास में डेल्टा टी, वो सब कूलिंग कहलाता है। इसमें देखिए कि आपके पास में जहां मैं डेल्टा टी टेम्परेचर में रिड्यूस कर रहा हूं, ये डेल्टा टी टेम्परेचर सब कूलिंग कहलाएगी। यानी मान लीजिए मेरे पास में एक पर्टिकुलर प्रेशर है, उस पर से उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर 35 डिग्री है और यदि मैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री रिड्यूस कर देता हूं, यानी उसका 25 डिग्री में टेम्परेचर कर देता हूं, सो 10 डिग्री जो आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया गया है वो सब कूलिंग कहलाएगी। और इस सब कूलिंग क्वांटिटी को यदि अपनी हीट में देखा जाए तो वो सब कूलिंग क्वांटिटी जो एंथैल्पी की फॉर्म में होगी वो होगी Cp डेल्टा T, जहाँ Cp आपके पास में सैचुरेटेड लिक्विड की स्पेसिफिक हीट है, जहां अपन कोई सा भी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। यानी आपके पास में जब वहां पर आपके पास में उस सैचुरेशन टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर प्रेशर पर उसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी जो HF थी वो डेल्टा T इंटू Cp से रिड्यूस हो जाएगी और हो जाएगी HF माइनस Cp इंटू डेल्टा T सब कूलिंग। ये आपकी सब कूलिंग कहलाती है। अब अपन सुपर हीटिंग की बात करते हैं। तो जहां लिक्विड में सब कूलिंग होती है वहीं यदि अपन वेपर जो है वो पर्टिकुलर प्रेशर पर है और उस पर्टिकुलर प्रेशर पर उसका एक सैचुरेशन टेम्परेचर है, इसको ड्राई एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं, और यदि उस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सो जो इंक्रीज किया गया टेम्परेचर आपके पास में वो सुपर हीटिंग कहलाता है। देखिए सब कूलिंग लिक्विड की कर रहे हैं अपन और सुपर हीटिंग वेपर की, क्योंकि वेपर सुपर हीटेड जोन आपका शुरू हो जाता है जहाँ पर ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन आपकी ख़त्म हो जाती है, ड्राई और सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है। उससे फर्दर यदि अपन टेम्परेचराइज करते हैं तो जो वेपर है वो सुपर हीटिंग जोन में चली जाती है और जितना अपन टेम्परेचराइज करते चले जाएंगे वो उसकी सुपर हीटिंग कहलाती है। ठीक है, सो जैसे आपके मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रेशर है, उस पर्टिकुलर प्रेशर पर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है वेपर का जो कॉरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेटेड टेम्परेचर लाइन पे होगा आपका,
जो स्टीम टेम्परेचर से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। और यदि मैं उसको बढ़ाकर T कर देता हूं तो जो डिफरेंस है आपके पास में T माइनस T सैचुरेशन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये आपकी सुपर हीटिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सुपर हीटिंग कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास में सब कूलिंग है और सुपर हीटिंग है। सुपर हीटिंग आपके पास में सुपर हीटिंग जोन में होगी जहां से आपके पास में सैचुरेटेड लिक्विड की जो सैचुरेटेड वेपर की लाइन खत्म होती है, उससे फर्दर यदि टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं वो सुपर हीटिंग कहलाती है। और लिक्विड जोन में आपके पास में पर्टिकुलर प्रेशर पर उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है लिक्विड का, यदि उससे फर्दर टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो वो सब कूलिंग कहलाती है। इस तरह से ये अपने पास में सुपर हीटिंग और सब कूलिंग है। अगले उसमें देखिए अपन इसको देखेंगे टीएस डायग्राम पर पीएच चार्ट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सब कूलिंग और सुपर हीटिंग का इन्हें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक है, अब आते हैं अपन सब कूलिंग की बात करते हैं। सब कूलिंग देखिए आपको सबसे पहले सब कूलिंग आपको ये टीएस चार्ट पर दिखाई गई है। टीएस चार्ट आपके पास में टी ये टेम्परेचर है और एस ये एंट्रोपी है। यहाँ से ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम दिखाया गया है, जहाँ आपके पास में ये सिस्टम जो दिखाया गया है 1, 2, 3 एंड 4 विदाउट सब कूलिंग के दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर ये जो T3 टेम्परेचर आपके पास में 0.3 है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है आपके पास में हाई प्रेशर पर और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है आपके पास में T3 जिसको कहते हैं। ये लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा स्टीम टेबल में आपके पास में पर्टिकुलर प्रेशर पर। अब मैं यदि इस टेम्परेचर को, क्योंकि जोन तो लिक्विड ही है आपके पास में लिक्विड स्टेट में रहेगा, मैं फर्दर रिड्यूस कर देता हूँ इसको T3 तक। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके पास में अगेन लिक्विड होगा और ये जो डिफरेंस हुआ आपके पास में T माइनस T3 का जो डिफरेंस हुआ, ये आपकी सब कूलिंग कहलाती है। ये आपकी सब कूलिंग कहलाती है। इसी को दूसरी तरह से आपके पास में ये पीएच चार्ट है। देखिए यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 ये विदाउट सब कूलिंग के आपको चार्ट पर दिखाया गया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को। यहाँ से जैसे आपका ये टेम्परेचर रिड्यूस होगा, इस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके स्पेसिफिक हीट्स के, तो यहाँ पर T3 पर जो एंथैल्पी होगी वो H3 माइनस Cp इंटू डेल्टा T सब कूलिंग के बराबर होगी और वो H3 से कम होगी जैसा आपको यहाँ पर दिखा गया। ये देखिए H3 यहाँ पर ये आपके पास में H3 पर इसकी एंथैल्पी है और ये 3 पर आपके पास में एंथैल्पी है और 3 की जो एंथैल्पी है वो 3 से कम है। और ये जो डिफरेंस है आपके पास में, ये जो एंथैल्पी का डिफरेंस है आपके पास में, यहाँ से जो एंथैल्पी का डिफरेंस है आपके पास में H3 माइनस H3 दिस विल बी इक्वल टू ए सब कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस जो आपने सब कूलिंग की है उसको आप लिक्विड की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अपने इसके इफेक्ट देखते हैं सब कूलिंग के कि सब कूलिंग देखिए आपके पास में, चाहे आप सब कूलिंग यहाँ कर रहे हैं लेकिन कंप्रेशन वर्क आप इस सिस्टम में देखें, कंप्रेशन वर्क आपका वो कि वही रहता है, नो चेंज होती है। और वो कंप्रेशन वर्क है आपके पास में H2 माइनस H1 जैसा कि पीएच चार्ट पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की बात करते हैं अपने। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट देखिए पहले केस में आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था H1 माइनस H4। H1 माइनस H4 ये इवेपोरेटर में प्रोसेस है आपके पास में, कांस्टेंट हीट रिसीविंग प्रोसेस,
और जितना यहाँ हीट रिसीव करेगा उतना ही आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होगा। तो ये आपके पास में H1 है और ये H4 है, तो आपके पास में विदाउट सब कूलिंग के रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है H1 माइनस H4। लेकिन जब अपन सब कूलिंग करते हैं तो ये जो 4 पॉइंट है आपका शिफ्ट हो जाता है लोअर साइड में, और आपकी जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो बढ़ जाता है H1 माइनस H4 डैश। सो इंक्रीज जो हुआ आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट वो कितना हुआ, H4 माइनस H4 डैश के बराबर का रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका इंक्रीज हुआ। देखिए कंप्रेसर वर्क आपका सेम रहा, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है विद सब कूलिंग के। सो नेट जो COP होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है विदाउट, ठीक है। और जब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास में मैंने बताया कि नेट COP इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात अपन देखते हैं कि जब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास में जो सर्कुलेशन है पर यूनिट मास फ्लो का जो वो भी रिड्यूस हो जाएगा गी हुई टन की कैपेसिटी के लिए। मान लीजिए 1 टन का रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है विदाउट सब कूलिंग के लिए, और 1 टन ही बाद में अपन काम में लेना चाह रहे हैं, तो जब आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इसमें से जो मास फ्लो रेट है सर्कुलेशन की, रेफ्रिजरेंट की जो सर्कुलेशन रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो आपको पास में यहाँ जब कंप्रेशन वर्क वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्यों जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा तो जो पावर कैपेसिटी है जो आप कंप्रेसर को सप्लाई कर रहे हैं वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास में ये रिड्यूस हो जाएगी तो आपके पास में क्या होगा, इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कंप्रेसर को कम वर्क करना पड़ेगा। जब कंप्रेसर को वर्क कम करना पड़ रहा है तो आपके पास में इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, और जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी इसकी साइज भी रिड्यूस हो जाएगी कंप्रेसर सिस्टम की। तो इस तरह से आपके पास में ये जो इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपके पास में वर्क डन में कोई चेंजेस नहीं होंगे पर यूनिट रेफ्रिजरेंट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन पर गिवन कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल में वर्क डन आपका कम हो जाएगा, जिससे आपकी पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट गिवन कैपेसिटी के लिए इंक्रीज हो रहा है। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो पिस्टन पावर जो है आपके पास में जो कंप्रेसर को पावर दी जा रही है उसकी भी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है और उसकी रनिंग कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। और दूसरी बात कहते हैं कि यदि उसकी रिड्यूस कॉस्ट सेम वो रखते हैं तो उसकी साइज डिस्प्लेसमेंट आपका कम हो रहा है तो आपके पिस्टन की साइज भी छोटी हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपके पास में साइज आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। इस तरह से ये इसके सब कूलिंग के इफेक्ट्स हैं। अब अपन सुपर हीटिंग की बात करते हैं। सुपर हीटिंग में आपके पास में सुपर हीट जोन में आपके पास में टेम्परेचर राइज करते हैं रेफ्रिजरेंट का। जैसा कि आपको TS चार्ट पर आपको ये दिखाया गया है, ये आपके पास में 1, 2, 3 एंड 4 ये विदाउट सुपर हीटिंग के आपके पास में रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम दिखाया गया है। इसी तरह से आपके पास में PS चार्ट पर 1, 2, 3, 4 ये साइकिल दिखाया गया है, ये विदाउट सुपर हीटिंग के है। सुपर हीटिंग में कर देता हूँ, यहाँ से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने सुपर हीटेड जोन में। यहाँ से आपके पास में टेम्परेचर T1 था और इसको इंक्रीज कर दिया T1 डैश हो गया। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 डैश माइनस T1 दिस कॉल्ड एज ए सुपर हीटिंग। सो कंप्रेशन वर्क आपकी स्टार्ट यहाँ से ये हुआ। इस तरह से आपके पास में पहले जो आपके पास में S1 इक्वल टू S2 और S1 डैश इक्वल टू S2 डैश, ये जो आपके पास में इंक्रीज है ये कंप्रेशन वर्क इंक्रीज है। TS डायग्राम के अंदर हीट सप्लाई के बराबर होता है, हीट की क्वांटिटी के बराबर होता है। इस चार्ट इस कंप्रेशन वर्क को अपन यहाँ से देखें, ये 1 डैश है आपके पास में और ये 2 डैश है। विदाउट हीटिंग
विदाउट सुपर हीटिंग के आपके पास में कंप्रेशन वर्क ये था H2 माइनस H1। विद सुपर हीटिंग की बात करते हैं तो आपके पास में कंप्रेशन वर्क हो गया H2 डैश माइनस H1 डैश। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की बात करते हैं। यहां से आपके पास में पहले रेफ्रिजरेंट इफेक्ट था H1 माइनस H4 विदाउट सुपर हीटिंग के। अब आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है H1 डैश माइनस H4। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया पहले की तुलना में, और कंप्रेशन वर्क भी आपका इंक्रीज हुआ। लेकिन जनरली ये देखा गया, देखिए दोनों लाइन के मैं स्लोप की बात करता हूँ, इस लाइन और इस लाइन के स्लोप की बात करता हूँ। सो इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप की तुलना में कम है, यानी ये लाइन इस साइड में ज़्यादा झुकी हुई है, और इस झुकी हुई के कारण आपके पास में जो कंप्रेशन वर्क है पहले की तुलना में, यानी H2 डैश माइनस H1 इज ग्रेटर देन H2 माइनस H1। और ये इतना इंक्रीज होता है कि आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज हुआ है 1 डैश माइनस 1 H1 डैश माइनस H1 के बराबर का जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इंक्रीज हुआ है उससे ज़्यादा वर्क डन इंक्रीज हो जाता है जो कंप्रेसर पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेट COP वो क्या हो जाएगा, इसका रिड्यूस हो जाता है इस सिस्टम में विद सुपर हीटिंग के। लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ है यह है कि यदि आप कंप्रेसर को यहाँ से इनपुट देते हैं जस्ट एज ए सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से, तो आपके पास में वाल्व की क्लोजिंग के कारण और वाल्व ठंडे होने के कारण पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ की जो सैचुरेटेड वेपर है आपके पास में रेफ्रिजरेंट की, वो कूल होकर कुछ संभावना ये हो सकती है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वेट हो जाए। और वेट होते ही क्या करेगी, इसकी ये संभावना है कि जैसे ही कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर के पिस्टन है उसको डैमेज कर सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जिसको अवॉइड करने के लिए कि आपका कंप्रेसर डैमेज नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए इसकी सुपर हीटिंग की जाती है। ठीक है, इस वजह से सुपर हीटिंग जरूरी है आपके पास में। ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कम करती है, ये आपका COP रिड्यूस करती है, लेकिन रेफ्रिजरेंट में आपके COP रिड्यूस करती है, लेकिन सुपर हीटिंग आपके कंप्रेसर को डैमेज होने से बचाने के लिए, क्योंकि आपके पास में कंप्रेसर एक मेन कंपोनेंट होता है और कॉस्टली कंपोनेंट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए सुपर हीटिंग जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं सबकूलिंग और सुपर हीटिंग के वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अपने देखे। इसी के साथ साथ धन्यवाद।